आई होप कि आप लोग सेफ हो गए। तो हमारी लास्ट वीडियो जो थी वो इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 12 फिजिक्स थी, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि क्लास 12 के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आपके सामने आएंगे और कौन कौन से चैप्टर कितना वेटेज रख रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझ में आई थी वो थी चार्ज। यानी एक चार्ज ऐसी चीज़ है जो आपके मेजर पार्ट को गवर्न करती है, यानी 12th के सिलेबस में मेजर पार्ट को गवर्न करने वाली चीज़ जो है वो है चार्ज। तो आज का हमारा ये स्टार्टिंग सेक्शन वीडियो स्पेशली चार्ज के लिए है, ताकि हम जान सकें कि ये चार्ज होते क्या हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चार्ज से। तो सबसे पहले हम चार्ज की डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, चार्ज की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि चार्ज जो है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब है अंदर की प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ any matter which is responsible for all electrical and magnetical interactions। ठीक है, अब जरा देखो तो हमारा चार्ज क्या है। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक अंदर की प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, यानी किसी भी मैटर के अंदर की प्रॉपर्टी जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल इंटरेक्शन के लिए। यानी मैटर अगर किसी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल इंटरेक्शन कर रहा है किसी चीज के साथ, तो ये जो प्रॉपर्टी है वही बताती है कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल इंटरेक्शन हो रहा है, कितना हो रहा है, किस तरीके का हो रहा है और कैसा रिएक्ट करेगा ये मैटर। ये बात समझ में आ गई। तो चार्ज बेसिकली हर मैटर के अंदर की प्रॉपर्टी होती है जो कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल इंटरेक्शंस को बताती है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि इंटरेक्शन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड के बीच में अगर ये मैटर रखा गया तो ये इस टाइप का बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिकल में ऐसा बिहेव करेगा और मैग्नेटिकल में ऐसा बिहेव करेगा। ठीक है, और बात करते हैं इसके सिंबल की। ठीक है, तो इसका जो सिंबल है वो कैपिटल क्यू रखा गया है, हम इसे स्मॉल क्यू भी यूज करते हैं। ठीक है, यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी दो यूनिट्स हैं, एक एसआई यूनिट, ठीक है, जिसे कहा गया है कूलम। इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से, और सीजीएस यूनिट जो है इसे कहा गया है फ्रैंकलिन। इससे डिनोट किया जाता है कैपिटल एफ स्मॉल आर से। ठीक है, कूलम एक साइंटिस्ट थे, ये फ्रांस के साइंटिस्ट थे बेसिकली, और इन्हें साइंटिस्ट तो नहीं, बेसिकली इंजीनियर हम ज़्यादा कह सकते हैं। ये एक फेमस इंजीनियर थे, फ्रांस की आर्मी में काम किया करते थे, और अपने लास्ट की ड्यूरेशन में इन्होंने चार्जेस के ऊपर बहुत काम किया था। इनकी ड्यूरेशन जो थी वो 1746 से स्टार्ट होती थी और 1806 तक गई थी, यानी इस बीच में ये इनका जीवन काल था, करीब 70 साल का ये जीवन काल था। इस 70 साल के जीवन काल में, यानी 70 साल की एज में, इन्होंने चार्जेस के ऊपर बहुत काम किया था और चार्जेस से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी चीज़ें दी थी। इसलिए इनके ऑनर में चार्ज की यूनिट को ही रख दिया गया कूलम। और बात करेंगे अगर फ्रैंकलिन की, तो फ्रैंकलिन भी एक फिजिसिस्ट थे, और फ्रैंकलिन एक ऐसे फिजिसिस्ट थे जिन्होंने चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में सबसे पहले, आपको याद होगा चार्जेस की प्रॉपर्टी में जो स्पेशल पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। कंजर्वेशन या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्पेशली फ्रैंकलिन ने दिया था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्पेशली फ्रैंकलिन ने दिया था, इस वजह से इनको एसआई यूनिट मिली थी इनके नाम को ऑनर के फॉर्मेट में। ठीक है, और फ्रैंकलिन के अलावा एक और यूनिट है जिसे हम कहते हैं स्टेट कूलम। स्टेट कूलम ये एक साथ रहेगा, ठीक है, और इसे लिखा गया स्टेट कूलम। ठीक है, या फिर इसे ESU से भी मेजर किया जाता है। अच्छा, कूलम और फ्रैंकलिन के बीच में, यानी SI और सीजीएस यूनिट के बीच में रिलेशन क्या है? 1 कूलम इज इक्वल्स 3 × 10⁹ ESU या फिर स्टेट कूलम। ठीक है, तो ये हमारी चार्जेस की यूनिट हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं चार्जेस के टाइप के। ठीक है, इन चार्जेस को हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक, कि कितने टाइप के होते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से। ये एक ऐसी खतरनाक चीज़ है ना जो आपके क्लास 12th के मेजर पार्ट को गवर्न करती है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो इसकी हरकतें आपको फिर समझनी पड़ेंगी, मतलब खतरनाक टाइप की चीज़ है। चलो स्टार्ट करते हैं।
टाइप ऑफ चार्ज। तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, है ना। तो जो हमारा पॉजिटिव वाला है इसे हम कहते हैं प्रोटॉन, क्या कहते हैं, प्रोटॉन, और नेगेटिव वाले को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो प्रोटॉन को हम दिखाते इस तरीके से हैं, P+ से दिखा देते हैं या फिर E+ से भी दिखा देते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम बेसिकली E- से दिखाते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, अगर हम बात करें इनके मैग्नीट्यूड की, यानी इनके ऊपर कितना चार्ज होता है, तो इनके ऊपर चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसलिए इसको पॉजिटिव कहा जाता है, ये नेगेटिव है इसलिए इसके आगे माइनस लगा दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें मैग्नीट्यूड की तो देखो दोनों मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, ठीक है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, मैग्नीट्यूड वाइज ये आपस में बराबर है। अब इनके मासेस की बातें करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। अब मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में देखते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, बहुत भारी है भाई, है ना, सही है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन की भी लगे हाथ बातें कर लेते हैं, क्योंकि ये चार्ज तो नहीं, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके बारे में भी अभी हम बातें करेंगे थोड़ा सा, एक ये इंट्रोडक्शन पार्ट है ताकि हम जान सकें। मास ऑफ न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है लगभग के बराबर 1.68 इंटू 10⁻⁻27 kg। जरा देखो तो मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में क्या सिमिलरिटी है, हाँ सिमिलरिटी है भाई। तो अगर हम बात करें इनके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, ये भारी होता है 7 से, और ये लगभग बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। और मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से तो भारी होता है लेकिन न्यूट्रॉन से ज़रा सा हल्का होता है, और ऑलमोस्ट बराबर ही माना जाता है लेकिन फिर भी ज़रा सा हल्का होता है। ज़रा देखो डिफरेंस, ना के बराबर डिफरेंस है ना। तो ये वो डेटा है जिनके साथ आपका जीवन साथी वाला रिश्ता चलने वाला है 1 साल तक। तो ये डेटा पी जाओ, ये ऐसे डेटा है कि इनको अगर आपको नींद से भी कोई जगह के अगर आपसे पूछे ना, तो गलती से भी अगर आपसे पूछे तो नींद में भी आपके मुंह से ये निकल जानी चाहिए, ये आप याद कर लो, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटाज हैं। ये ऐसे नंबर्स हैं जो आपको अक्सर न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, ठीक। तो बढ़िया। तो अब हम इसके आगे की बात करते हैं। इतनी बात तो हो गई, ठीक है, चार्ज की डेफिनेशन हो गई, चार्ज के टाइप हो गया, सिंबल हो गया ना। तो अब बात करते हैं चार्ज की ओरिजिन की, चार्ज एग्जैक्टली आया कहाँ से। तो चार्ज की जो ओरिजिन है ना, स्टार्टिंग से का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ये सबसे पहले स्टार्ट होती है इसकी जर्नी 600 BC से, यानी 600 BC में एक थेल्स नाम के एक मैथमेटिशियन थे, ठीक। इन्होंने स्पेशली चार्ज की बात की थी। थेल्स नाम के मैथमेटिशियन थे। थेल्स ऑफ मेलिटस क्या है इनको कहा जाता है, मेलिटस, यानी थेल्स ऑफ मेलिटस हो सकता है कोई एक जगह हो, और ये बेसिकली बिलोंग करते थे ग्रीक से। और ये कहाँ पे थी ये जगह हो सकती है, ये ग्रीक नेशनलिटी रखते थे जिसे हम कहते हैं ग्रीस, और ये बेसिकली आपको मिल जाएगा टर्की के पास, ठीक है। मैप, गूगल मैप खोल के देखना, आपको उसमें मिलेगा। तो थेल्स एक बेसिकली मैथमेटिशियन थे, आपने 10th में ये थेल्स थ्योरम भी पढ़ा होगा, है ना। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो थेल्स भाई साहब ये एक मैथमेटिशियन थे, चीज़ों को सॉल्व करते थे, लेकिन इनकी एक बड़ी विडंबना थी। इन्होंने फिजिक्स में मैथोलॉजिकली कोई चीज़ नहीं बताई, मैथमेटिकल एनालिसिस करके कोई चीज़ नहीं बताई थी इन्होंने सारी की सारी चीज़ें डिटेल में करके, या सिर्फ ये कह दो कि मुंह से ही बताई थी, या हाइपोथेटिकल चीज़ें बना के उनको समझाने की कोशिश की थी। ऐसा हुआ है तो ऐसा होता होगा, तो इसलिए ऐसा हुआ है तो ऐसा होना चाहिए, ये इस टाइप की चीज़ें इन्होंने बात की थी, ठीक। इन्होंने सोलर इक्लिप्स की भी बात की थी। किसकी बात की थी, सोलर एक्लिप्स की भी बात की थी, ठीक। और साथ ही साथ थेल्स ने अंबर का भी जिक्र किया था कि भैया अंबर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो चीज़ों को ही अट्रैक्ट करता है। अब ये देखो, पहले अंबर क्या है पहले ये समझो। अंबर ये स्पेशली ये जो नाम है ये ग्रीक लेटर है, और ग्रीक में, है ना, अंबर का मतलब अगर हम अपने हिंदी में कहें तो इसको हम कहते हैं गोंद, बबूल की जैसे गोंद होती है ना, कि जब या कोई भी पेड़ होता है, जब किसी भी पेड़ के आप छिलके को उतारोगे, किसी भी पेड़ के आप ऊपर के कवर को उतारोगे, तो अंदर से एक लिक्विड निकलता है, वो बाद में सॉलिडिफाई हो जाता है, वो सॉलिड हो जाता है। वो सॉलिड चीज़ को हम कहते हैं अंबर,
ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि अंबर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, मतलब इन्होंने बात कर दी थी सीधे सीधे चार्ज की। ठीक, अब जरा सोचो, इन्होंने थेल्स ने बात कर दी थी सोलर एक्लिप्स के बारे में, सोलर एक्लिप्स के बारे में बात कर दी थी, इसका मतलब इन्होंने बात कर दिया था मास के बारे में। ठीक है, इन्होंने किसके बारे में बात कर दिया था? मास के बारे में। अब अगर इन्होंने मास के बारे में बात करते तो एक और चीज़ इनकी जो सबसे बड़ी दी हुई चीज़ है जो समझना, इन्होंने कहा था मैटर के बारे में। मैटर यानी ये जो हमारा मैटर होता है ना, मैटर सॉलिड लिक्विड और गैस, ये एक कंपोजिशन से मिलकर बना होता है, ये एक कंपोजिशन से मिलकर बना होता है और इस कंपोजिशन को हम कहते हैं वाटर। इस कंपोजिशन को हम क्या कहते हैं? वाटर। इनके अकॉर्डिंग आज हमें पता है कि ये वाटर गलत है, आज हमें पता है कि वाटर गलत है, लेकिन उस टाइम के लिए ये वाटर बहुत बड़ी चीज़ थी कि भाई इन्होंने बहुत बड़ी चीज़ बता दी है कि दुनिया में सारी चीज़ें सॉलिड लिक्विड या गैस जो भी कुछ है वो सारे के सारे पानी है। ठीक, ये पानी वाला कॉन्सेप्ट तो गलत था, लेकिन हाँ मैटर और वन कॉन्सेप्ट वाला, वन कंपोजिशन वाला पार्ट तो एकदम सही था ना। ठीक है, अब इतनी चीज़ें इन्होंने बात कर ली। देखो जरा, इन्होंने मैटर की बात कर ली, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने बात कर ली मास की। ठीक है, इन्होंने अंबर के साथ साथ चार्ज को रिलेट कर लिया, यानी कि इन्होंने बात कर दी थी चार्जेस की। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आ कि जब फिजिक्स की शुरुआत हुई, ये फादर ऑफ फिजिक्स कहे जाते हैं, इन्होंने ही खोजा था फिजिक्स यहीं से शुरू हुआ था। तो जब इन्होंने फिजिक्स को निकाला था तो इन्होंने मास के भी बारे में बात कर ली थी और इन्होंने चार्ज के बारे में बात कर ली थी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जब फिजिक्स की शुरुआत हुई ना, वो सीधे दो पार्ट में शुरुआत हुई थी, एक मास की शुरुआत हुई थी, एक चार्ज यानी कि एनर्जी की शुरुआत हुई थी। यानी एक पूरी फिजिक्स हमारे दो तरफ निकली थी, एक मास के फॉर्मेट में निकली थी और एक चार्ज के फॉर्मेट निकली थी। अब 600 साल के बाद वापस से जो नया नाम आता है उसमें आता है गिलबर्ट का। ठीक है, गिलबर्ट ये एक फिजिसिस्ट थे, फार्मासिस्ट थे और ये बेसिकली क्वीन एलिजाबेथ के राज दरबार में ये रहा करते थे भाई, और उनके बहुत करीबी हुआ करते थे ये, तो ये बहुत फेमस हस्ती थे। इन्होंने इस चार्ज के बारे में अगला कॉन्सेप्ट दिया कब? 1600 एडी में, यानी ईसा के 600 साल बाद। सोचो, ईसा के जन्म से 600 साल पहले से शुरू हो रही है चीज़ें और 1600 साल बाद फिर से चीज़ वो बढ़ रही है, यानी चार्ज फिर से वो बढ़ा। और किसने बढ़ाया? गिलबर्ट ने। और गिलबर्ट के ऊपर क्या जाता है, इनके दो तीन चीज़ें थी। इन्होंने ये कहा कि भैया सिर्फ अंबर ही नहीं है दुनिया में जो खोजता है चीज़ों को, कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कॉम है, जो बाकी फेदर है, और ये आपके ग्लास मटेरियल है, प्लास्टिक है, ये सारी की सारी चीज़ें चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, बस उन्हें आप रब कर दो। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दे दिया था। किसका? इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है किसी बॉडी के ऊपर चार्ज जाए या किसी बॉडी को चार्ज करना या चार्ज निकालना या चार्ज डालना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। और जब बॉडी के ऊपर चार्ज चला जाता है तो हम कहते हैं कि बॉडी मेरी इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। और इन्होंने इलेक्ट्रोस्कोप खोजा था। क्या खोजा था? इलेक्ट्रोस्कोप खोजा था। समझना जरा, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है ना जो ये बताती है कि ये मेरी बॉडी, जैसे सपोज ये बॉडी है, ये मुझे नहीं पता कि ये चार्ज है कि नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्कोप बताता है हमें कि ये एग्जैक्टली बॉडी चार्ज है कि नहीं है। तो इन्होंने इलेक्ट्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट दिया था, इलेक्ट्रोस्कोप खोजा था, बनाया था इन्होंने, पहला इलेक्ट्रोस्कोप इन्होंने बनाया था। इसलिए कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग इन्हें क्या कहते हैं? गिलबर्ट को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, गिलबर्ट को, विलियम गिलबर्ट को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, सभी लोग नहीं, बेसिकली फ्रैंकलिन माने जाते हैं फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि फ्रैंकलिन ने ही चार्जेस का नाम रखा था, उन्होंने ही प्लस और माइनस चार्ज बनाए थे, उन्होंने बताया था कि प्लस माइनस चार्ज होते हैं, यानी दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक को प्लस बोलो एक को माइनस बोलो। इन्होंने तो सिर्फ ये बताया था कि चार्ज होते हैं और चार्ज किस तरीके से होते हैं, कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं है। इलेक्ट्रिफिकेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दे दिया था कि बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, बाकी चीज़ें भी चार्ज हो सकती हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने दे दिया था और इन्होंने बताया था कि बाकी चीज़ें भी चार्ज होती हैं। इतनी बातें आई गेस कि आपको समझ में आ गई होगी। चलो फिर आगे चलते हैं। अगर इतनी सी बात है, चलो इसी में थोड़ा सा इंक्लूड कर लेते हैं। इतनी सी बात थी तो ज़रा देखो हमारी स्टोरी कहाँ से कहाँ चल रही है। हमारी स्टोरी एक तरफ चल रही है मास की तरफ और दूसरी चल रही है चार्ज की तरफ। ज़रा समझना, यानी फिजिक्स की जब शुरुआत हुई तो एक तरफ मास चल रहा था, एक तरफ चार्ज चल रहा था। यानी कि क्यों दोनों चल रहे थे एक साथ, इस बात को समझो। दोनों ही मैटर के पार्ट हैं, यानी कोई भी मैटर होता है ना, उसके अंदर चार्ज भी होता है, उसके अंदर मास भी होता है। तो दोनों ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन चार्ज वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकल इंट्रैक्शन को बताता है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। तो इस बात को समझना कि चार्ज मास और चार्ज जो है मैटर के अंदर भी रहता है और मास भी मैटर के अंदर रहता है, दोनों ही मैटर के अंदर की प्रॉपर्टी है, इसलिए दोनों को कंपेयर किया जाता है। हाँ, लकीली मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो ग्रेविटेशन वाला जो फोर्स निकला था उसी के बेसिस पे हमारा जो कूलम्स लॉ निकला। ठीक है, कूलम्स लॉ भी उसी बेसिस पे चल गया था। ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ निकले थे, एक साथ इन द सेंस कि दोनों का एक काफ़ी अच्छा तालमेल बन के निकला था। आगे की स्टोरी में हम लोग बातें करेंगे। अच्छा, तो ये बात अगर समझ में आ गई तो देखो, ये तो थी फॉरेन मैथोलॉजी। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर भी एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्हें हम कहते थे ऋषि कनक। ऋषि कनक, इस बात को समझिएगा ज़रा।
ऋषि कनक जो थे उन्होंने पहले ही बता दिया था कि दुनिया में जितने भी मैटर होते हैं वो सारे के सारे मैटर क्या होते हैं, वो सारे के सारे मैटर एक ही पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, उन्हें कहा जाता है परमाणु। उन्हें क्या कहा जाता है? परमाणु, यानी परम अणु। परम अणु, परम मतलब होता है छोटा, ठीक है, परम मतलब क्या होता है? छोटा, परम अणु। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एटम। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम। तो सबसे पहले ऋषि कनक ने एटम का कॉन्सेप्ट दे दिया था। भाई साहब जब थेल्स के टाइम पे थे ये ऋषि ना, ऋषि कनक और थेल्स, यानी पूरे फिजिक्स की जब शुरुआत हुई थी ना, अभी हम अगर आप कहोगे तो ये चार्जेस के ऊपर और फिजिक्स की हिस्ट्री और चार्जेस की हिस्ट्री के ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आपको इन दोनों की हिस्ट्री के बारे में अगर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिख दो, ताकि मैं इनकी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। ऐसे सोचो कि अभी चल रहा है 2021 का साल, यानी 2020 ही मान लो इसे, ठीक है, अभी 21 तो शुरुआत ही हुई है, तो 2020 का साल है, और सोचो ये चार्जेस कब खोजे गए? 600 साल पहले भाई। तो 2020 और 20 में 600 साल और जोड़ दो, यानी 2600 साल पहले की बात है भाई। इतनी हिस्ट्री है, इतनी हिस्ट्री को कैसे कवर किया जाएगा, वो भी थोड़ी देर में, ठीक है। तो जितना हो सकता है इतना हम लोगों ने कवर कर लिया। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस बात को समझना। हमें क्या चाहिए? एटम। हम इस एटम के बारे में बात करते हैं, तो हमारी स्टोरी हम यहीं पे एंड कर देते हैं। ये 600 साल से शुरू होती है और ये कहाँ तक जाती है? ये कहाँ तक जाती है? ये इलेक्ट्रॉन की खोज तक जाती है ना, इलेक्ट्रॉन कब खोजे गए। ये स्टोरी चार्ज की छोटे छोटे स्टोरी आपस में जुड़ जुड़ के, कोई साइंटिस्ट है, कोई साइंटिस्ट है, एक के बाद एक दूसरा साइंटिस्ट, दूसरे के बाद तीसरा साइंटिस्ट, सबने मिल के एक छोटी छोटी चीज़ें खोजी और सबने मिल के एक नई नई चीज़ों को बनाया और मिला के कॉन्सेप्ट पैदा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आज जो फाइनल जो रिजल्ट है उसे हम चार्ज के बेसिस पे, उस चार्जेस के बारे में हम उसके पढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले आ गया एटम का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एटम का कॉन्सेप्ट, ठीक। अब एक तरफ चार्ज चल रहा था, एक तरफ मैटर चल रहा था, और मैटर के साथ चल रहा था मास, ठीक है। अब बात आई कि मैटर के अंदर, यानी कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस है, उसके अंदर मास यानी वजन कहाँ से आता है, किस जगह से वजन आता है, ठीक है। तो वजन का जो कॉन्सेप्ट था, ये चीज़ नहीं समझ में आती कि आखिर मास कहाँ से आ रहा है, किस जगह से वजन आ रहा है। क्योंकि देखो, अगर मेरे पास मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ज़रा समझना, हो सकता है मेरे पास कुछ हो जिससे मैं आपको शायद बता सकूँ। हाँ देखो, ये देखो, ये मेरे पास एक लाइम स्टोन है। इसको मैंने क्या किया, देखो ये लाइम स्टोन इतना बड़ा है, ठीक है, इसका कुछ वजन होगा, आप इसे बड़े आसानी से आप इसे इसका वेट आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर इस लाइम स्टोन को अगर मैं छोटा करना चाहूँ, सपोज अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ और इसके मास को कम करना चाहूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको रब करूँगा, है ना, इसको रब करूँगा। और देखो मैंने इसे क्या कर दिया, छोटा कर दिया। ये देखो मैंने इसे बहुत छोटा कर दिया और इसे घिस घिस के मैंने इसे छोटा कर दिया। ये देखो मैंने घिस घिस से क्या कर दिया, इतना छोटा कर दिया, यानी इसके मास को मैंने खत्म कर दिया। क्या मैंने इसके मास को खत्म किया? नहीं, इसके मास को मैंने क्या किया, अलग अलग पार्ट में तोड़ा। जरा देखो ये सारे के सारे पार्ट क्या हैं, ये सारे के सारे पार्ट क्या हैं, ये सारे के सारे उसके मास हैं। तो अगर जरा इन चीज़ों को देखो, ये है डस्ट पार्टिकल, ये डस्ट पार्टिकल कैसे निकले हैं, उस लाइम स्टोन से निकले हैं। यानी ये लाइम स्टोन किससे मिलकर बना है, इन छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है। अब जरा इसको खुद एग्जाम्पल दे, अगर मैं इस डस्ट पार्टिकल को, ये तो आपको शायद दिखेगा भी नहीं अगर मैं गिराऊं तो, अगर इस डस्ट पार्टिकल का एक पार्टिकल अगर मैं आपसे कहूं कि इसका वेट करो, इसका वजन निकालो, क्या आप निकाल पाओगे? क्या ना, आप इसका वजन नहीं निकाल पाओगे। तो अगर मैं कहूं कि ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से मिलके ये लाइम स्टोन बनाया, तो क्या ये गलत है? नहीं, एकदम सही है। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर लाइम स्टोन को बनाते हैं, ठीक। इसी तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल किसी भी सॉलिड चीज को बनाते हैं। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें ठीक से उनका वजन नहीं कर सकते यार, और अगर ठीक से देखें नहीं तो वो हमारी आंखों के सामने से निकल जाएंगे। डस्ट पार्टिकल आपके सामने उड़ते रहते हैं, आपको ठीक से दिखते नहीं। जब आप ध्यान से देखते हो तो आपको कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं, ठीक है। अब सोचो उतने छोटे पार्टिकल्स हैं और उन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर एक बड़ी चीज बन रही है, ठीक। अब वो छोटे पार्टिकल किस चीज से मिलकर बने, वो छोटे पार्टिकल्स मिलकर बने हैं मॉलिक्यूल से। यानी उन छोटे पार्टिकल्स को भी जब तोड़ा जाएगा, उनके भी छोटे छोटे पार्ट किए जाएंगे तो उसमें मिलेगा मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब सोचो, एक तो डस्ट पार्टिकल वैसे नहीं दिख रहा है, और उसके अंदर के भी पार्ट को हम अगर देख रहे हैं, यानी मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं, तो वो तो हमें ऑलरेडी नहीं दिखेंगे, है कि नहीं, तो वो भी हमें नहीं दिख रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स हमें नहीं दिख रहे। अब ये मॉलिक्यूल्स किस चीज से मिलकर बने, मॉलिक्यूल्स में मिलकर बने हैं, किससे, एक छोटे पार्ट से, जिसे हम कहते हैं एटम। एटम का कंस्ट्रक्शन आपने क्लास 10th में देखा ही होगा कि एक एटम होता है, बेसिकली ये गोला ही मैं इसे बनाता हूँ, यही पढ़ते आए हो तो, बाकी इसका पूरा स्ट्रक्चर और इसका पूरा जो है पूरा कॉन्सेप्ट ये हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में आगे, इस 12th में ये। तो इसके अंदर होता है प्रोटॉन और इसके अंदर होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो अब कोई चार्ज नहीं है और इसके ऊपर चार्ज है, यानी कि टोटल इसके अंदर कैसा चार्ज बना, पॉजिटिव चार्ज बना। सपोज करो ये कलर्ड पानी है, ये सिंपल वाटर है, कलर्ड वाटर और सिंपल वाटर दोनों मिले तो कैसा बना, कलर वाटर बनेगा, है ना। उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज दोनों आपस में मिले तो क्या बना, पॉजिटिव चार्ज बना। तो जितने इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर इसके चक्कर लगाते रहते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। जरा समझना, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्या कहलाया बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, क्या कहलाया, न्यूट्रल बॉडी। ये एटम क्या बन गया, न्यूट्रल, ये एटम क्या बन गया, न्यूट्रल। तो यानी जितने भी इसमें पॉजिटिव चार्ज हैं उसके बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं।
अब ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड है, यानी ऐसे समझो कि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पैक्ड है और इसके चारों तरफ एक क्लाउड है, उस क्लाउड के अंदर, क्लाउड क्या कह लो, एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, क्लाउड मत समझो अभी आप, ठीक है। तो उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब जरा समझो, अगर इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है, सपोज करो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 5 है, यानी इसके ऊपर +5 अंदर है, ठीक है, +5 का चार्ज कहाँ है, अंदर है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी है 5, ठीक है, तो इसके ऊपर -5 का चार्ज है, यानी टोटल ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल बॉडी है, यानी टोटल नेट चार्ज इसका क्या है, 0। तो जरा समझना इस बात को कि अगर मैं कहूँ कि 5+ और 5- टोटल चार्ज है न्यूट्रल बॉडी, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और दे दूं, सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन इसमें +1 इलेक्ट्रॉन यानी -1 एक और ऐड हो गया, तो टोटल चार्ज अब कितने हो गए, यहाँ पे हो गए -6, टोटल चार्ज कितने हो गए, -6। तो ये टोटल चार्ज अब कितना बन गया, -6, यानी -6 और पॉजिटिव अंदर ही रहेगा, यानी प्रोटॉन कभी अपने न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलता है, इलेक्ट्रॉन ही, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को दिया, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को दिया तो ये टोटल चार्ज कितना हो गया, -6, ठीक, -6 क्या +5 से बड़ा है, हाँ अब तो बड़ा हो गया, पहले क्या थे आपस में बराबर थे, पहले +5 था तो यहाँ -5 था, अब इसके पास एक और माइनस आ गया तो ये -6 हो गया, तो अब इसके पास कितना चार्ज हो गया, -6 का चार्ज हो गया, यानी अब ये एटम नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब अंदर आया तो बाहर से जब कोई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये कैसा एटम बन जा रहा है, निगेटिवली चार्ज बन जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकाल दिया जाए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकाल दिया जाए, यानी ये -5 को अगर हम -4 में कन्वर्ट कर दें, तब इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, -4, 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो कितने बचे, -4। अब इसके पास कितने नंबर ऑफ चार्जेस हो गए, अब इसके पास प्लस चार्ज ज्यादा हो गया, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हमारा एटम क्या हो गया, प्लस चार्ज इसमें ज्यादा हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो गया। एग्जांपल के तौर पे देखो जरा, Na और Cl, Na को हम लिखते हैं प्लस, क्यों प्लस लिखे, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, Cl-, क्यों हमने माइनस लिखा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, क्यों, क्योंकि डिसबैलेंस में पहले नंबर ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल्स नंबर ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव कम हो गया तो नंबर ऑफ पॉजिटिव ज्यादा हो गया, तो इसलिए वो कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बढ़ेंगे। तो भाई देखो इसमें क्या समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि प्रोटॉन का यहाँ कोई रोल नहीं है, रोल कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का या किसी भी बॉडी का पॉजिटिव या नेगेटिव होना किसके ऊपर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इलेक्ट्रॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एटम को पॉजिटिव या नेगेटिव करने के लिए। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो इतनी सिंपल सी चीज़ है, आप इस बात को समझो। एक इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी से निकला तो वो कैसा चार्ज होगा, इस बात को समझना। एक इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी से निकला तो वो कैसा चार्ज होगा, जरा समझो। एक इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी से निकला तो कंपोजिशन क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन निकला पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। एक कम हो गया तो ज़्यादा कौन हो गया, पॉजिटिव वाले हो गए। अब अगर ज़्यादा पॉजिटिव वाले हो गए इसका मतलब वो एटम कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब पॉजिटिव को ठीक है, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, इतना तो समझ में आ गया होगा, आई गेस सो। 10th से पढ़ते आ रहे हो यार। चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या क्या जाना, हमने यहाँ से जाना, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की हिस्ट्री समझ ली,